हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बीओपी का रिवीजन पढ़ना स्टार्ट किया था सर। डेप्रिसिएशन तक हम पढ़ चुके थे। आज हम उसके आगे कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 32 AD। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस के लिए होता था मतलब सर अब नहीं है। 31 दिसंबर 2020 तक ही ये रिलेवेंट था। अब हम पढ़ रहे हैं 2021, तो अभी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। अगर आप बैकवर्ड एरिया मतलब एबीटीबी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में अगर न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते थे तो 15% आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलती थी सेक्शन 32 AD के अंदर, जो कि 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 के बीच में खरीदना था। वो पीरियड तो चला गया, तो सर ये सेक्शन अब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। राइट, चलिए आगे देखिए सर। टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 33 AB, टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट। अगर आप टी कॉफी या रबर के बिजनेस में एंगेज्ड हैं, उनको उगाने, बिजनेस मतलब यहाँ पे उगाना प्लस मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस करके बेचना, ये दोनों चीजें इसमें शामिल है, ध्यान रहे। ठीक है, तो अगर आप काम करते हैं ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी कॉफी और रबर, तो आपके लिए सेक्शन काम का है, अदरवाइज आपके लिए सेक्शन काम का नहीं है सर। ठीक है, अब बोला क्या गया, बोला सिंपल सा ये गया कि सर हम ये चाहते हैं कि आप जो इस बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं वो पैसा आप इसी बिजनेस में लगा रहने दें, उसको कहीं और इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए क्या बोला गया, इसके लिए आपको नाबार्ड में या नेशनलाइज बैंक में एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवाना है। एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवाना है सर, और उस अकाउंट में आपको पैसा डिपॉजिट करना है। जितना पैसा आप उस अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे उतने पैसे का हम आपको डिडक्शन दे देंगे। मतलब पैसा भी कहीं नहीं जाएगा, पैसा भी हमारे अकाउंट में ही रहेगा, प्लस हमारा खर्चा मान लिया जाएगा। तो सर ये तो अच्छी बात है ना, पैसा भी हमारे पास ही रह जाएगा और खर्चा भी मान लिया जाएगा, तो हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो सर फिर तो हम 100% कॉन्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो नहीं, आपको बोला गया ज्यादा से ज्यादा आपको हम 40% ऑफ प्रॉफिट, 40% ऑफ प्रॉफिट के बराबर ही डिडक्शन दे सकते हैं। तो सर जितना अमाउंट आप डिपॉजिट करोगे वो, और 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर सच डिडक्शन, जो प्रॉफिट आता है उसकी हम बात कर रहे हैं। दोनों में जो कम अमाउंट होगा उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कहीं आप 100% जमा करवा दो और बोलो भैया कोई टैक्स नहीं है, ऐसा नहीं है। 40% ही छूट मिलेगी। जमा आप 40% से ज्यादा करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जमा कब करवाना है सर? जमा करवाने के लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया गया है, मतलब प्रीवियस ईयर जब खत्म होता है वहां से 6 महीने, या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट जो भी पहले हो जाए उस दिन आपको जमा करवा देना है। ओके, ठीक है सर। आगे बोला गया कि अगर आप ये डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो सर आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट जो हमने ऊपर बोला ना 40% ऑफ प्रॉफिट, तो सर उस प्रॉफिट का मतलब क्या है, कौन सा प्रॉफिट की बात कर रहे हैं? तो वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं जो बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB है। ठीक है, अब ये बोलता है कि सर मान लीजिए कि आप चाय कॉफी और रबड़ के साथ में कोई और बिजनेस भी करते हैं, और आपके पास जो टर्नओवर है वो टोटल टर्नओवर दे रखा है, टोटल प्रॉफिट जो है टोटल दे रखा है, अलग अलग नहीं दे रखा कि चाय का कितना वो नहीं दे रखा, टेक्सटाइल का कितना वो नहीं दे रखा। आप दो काम करते हैं, चाय और टेक्सटाइल। तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट को टर्नओवर में प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। क्या कि सर टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर ऑफ टी अपॉन टोटल टर्नओवर। तो टी का टर्नओवर निकल के आ जाएगा, टी का जो प्रॉफिट है वो निकल के आपके पास आ जाएगा। यस सर, तो इस तरीके से हम टी के प्रॉफिट का पता कर सकते हैं और उसका 40% फिर हमको ले लेना है। ठीक है, ओके सर। इस अकाउंट में जो पैसा जमा किया है हमने, हम उसका क्या यूज कर सकते हैं? तो इस अकाउंट में जो पैसा आपने जमा किया है उसके स्पेसिफाइड यूज आप कर सकते हैं। मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। स्पेसिफाइड यूज के अंदर सर क्या होता है, स्पेसिफाइड यूज के अंदर बहुत सारे यूज दिए गए हैं, तो वो यूज में से आपको कुछ करने हैं। आपको वो यूज याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो साफ साफ लिखेगा कि आपने स्पेसिफाइड यूज किया है या अनस्पेसिफाइड यूज किया है। ओके, ठीक है। आगे लिखा है सर इट कैन नॉट बी यूज, कुछ काम करने के लिए मना किया गया है कि इस पैसे से आप प्लांट एंड मशीनरी नहीं खरीद सकते ऑफिस और रेजिडेंस के लिए, क्योंकि भैया पैसा तो फैक्ट्री का है, पैसा तो आपके बिजनेस का है, तो ऑफिस और रेजिडेंस के लिए आप नहीं खरीद पाएंगे, ऑफिस इक्विपमेंट आप नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप ऐसा कोई असेट नहीं खरीदेंगे जिसकी 100% डिडक्शन मिलती हो। ठीक है, और कोई प्लांट एंड मशीनरी ऐसी नहीं खरीदेंगे जो 11 शेड्यूल में स्पेसिफाइड हो। तो ये चीजें आपको नहीं परचेज करनी है इस फंड के पैसे से। राइट, ठीक है। ये वाला पॉइंट अच्छा पॉइंट है कि सर हमने इस अकाउंट में पैसा तो जमा करा दिया,
मान लीजिए कल को हमें कोई मजबूरी आ जाती है और हमें पैसा निकालना पड़ता है, तो वो पैसा टैक्सेबल होगा या टैक्स फ्री होगा? तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आपने अपनी इच्छा से वो पैसा निकाला है, जैसे कि सर हमने बिजनेस बंद कर दिया और पैसा निकाल लिया, तो ये टैक्सेबल है। ठीक है, आपने अपनी फॉर्म बंद कर दी और पैसा निकाल लिया, तो सर ये भी टैक्सेबल। ठीक है, और आपकी मजबूरी हो गई, मजबूरी मतलब आप इंडिविजुअल के नाम पे काम कर रहे थे, ठीक है, और डेथ हो गई। ठीक है, कोई पर्सन इंडिविजुअल के नाम पे कर रहा था और उसकी डेथ हो गई, तो भाई फैमिली तो पैसा निकालेगी, तो ये एग्जम्प्ट किया गया। अलाउड होने का मतलब है सर एग्जम्प्ट है, इसका कोई टैक्सेशन दोबारा से नहीं होने वाला है। घर का बंटवारा हो गया, एचयूएफ के नाम पे बिजनेस चल रहा था और एचयूएफ का बंटवारा हो गया, तो भी कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। और कंपनी का लिक्विडेशन हो गया। आप कहोगे सर क्लोजर और लिक्विडेशन में फर्क है क्या? हाँ, क्लोजर और लिक्विडेशन में फर्क है। क्लोजर आप खुद करते हैं, लिक्विडेशन किसी रीजन से हो जाता है। ठीक है, तो इन 3 केस में आप जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, और उन 2 केस में जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे तो सर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, इन केसेस के अलावा भी आपको इस अकाउंट से जो पैसा निकालना वो स्पेसिफाइड यूज के लिए निकालना है, अनस्पेसिफाइड यूज के लिए नहीं निकालना। आपने पर्सनल अपने लिए गाड़ी खरीद ली पैसा निकाल के, तो वो वापस टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्या लिखा गया है? अगर अमाउंट इस स्कीम के हिसाब से यूज नहीं किया गया, ठीक है, या फिर इस स्कीम के हिसाब से जो असेट आपने परचेज की वो 8 साल से पहले बेच दी गई। 8 साल से पहले बेचने का मतलब होता है कि इस फंड से पैसा निकाल के आप जो असेट परचेज करते हैं उस पर सर लॉक इन पीरियड होता है 8 साल का। मतलब 8 साल से पहले आप वो असेट बेच नहीं सकते। अगर आप 8 साल से पहले वो असेट बेचते हैं तो वो पैसा अनयूटिलाइज मान लिया जाएगा, या फिर नॉन स्पेसिफाइड पर्पज के लिए यूटिलाइज मान लिया जाएगा, और जिस साल बेचेंगे उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए सर आगे बात करने से पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली बिजनेस की, कि सर ये जो एक्टिविटी आपने बात की, टी, कॉफी और रबर, ये ऐसे काम है जिनमें कुछ हिस्सा सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी का है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर। अब हमारे इंडिया में सर एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स फ्री है ना, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है, तो इसलिए हमें इसको अलग करना पड़ेगा। तो इसको अलग करने के लिए प्री डिटरमाइंड रेशियो दे रखा है आपको, कि अगर आप चाय के बिजनेस में हैं तो जितना प्रॉफिट आप कमाएंगे उसका 60% सर एग्रीकल्चर हो जाएगा और 40% क्या हो जाएगा सर? बिजनेस। क्योंकि वरना कोई कहेगा सब मैं तो 70% मेरा एग्रीकल्चर है, 30% बिजनेस है, कोई कहेगा मेरा 90% एग्रीकल्चर है, 10% बिजनेस है। तो इस सारी बहस से बचने के लिए सीधा सिंपल कर दिया कि भैया आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप चाय के बिजनेस में हैं, आप चाय उगाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बेचते हैं, ठीक है, तो आपको होने वाली इनकम 60% क्या होगी सर? एग्रीकल्चर होगी, और 40% बिजनेस होगी। इसी तरीके से सर अगर आप कॉफी का बिजनेस करते हैं तो कॉफी उगाते हैं, उसको साफ करते हैं और बेच देते हैं, तो 75% एलिमेंट एग्रीकल्चर का होगा और 25 क्या होगा सर? नॉन एग्रीकल्चर का होगा। अगर आप इस कॉफी को और प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने का मतलब सर रोस्टेड हम कर देते हैं, फ्लेवर कर देते हैं, ऐसे हमने कुछ और चीजें उस पर करी, ठीक है, ग्रोवन, क्योर्ड, रोस्टेड और फ्लेवर, तो जाहिर सी बात है जितनी प्रोसेस हम बढ़ाएंगे उतना मशीन का हिस्सा बढ़ेगा, और मशीन का हिस्सा बढ़ेगा तो बिजनेस का हिस्सा बढ़ेगा। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का हिस्सा है वो तो 75 से घट के 60 हो जाएगा, और जो बिजनेस का हिस्सा है वो 25 से बढ़ के 40 हो जाएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं तो। रबर का बिजनेस सर आप करते हैं तो 65% एग्रीकल्चर एलिमेंट होगा और 35% नॉन एग्रीकल्चर एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए सर आगे बात कर लेते हैं साइट रिस्टोरेशन फंड। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं सर। साइट रिस्टोरेशन फंड सर जो अभी हमने सेक्शन पढ़ा सेम वैसा ही है, मिलता जुलता है, पर यहाँ पे टी, कॉफी और रबर की बात थी, और यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात चल रही है। मतलब जो असेसी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन में लगा हुआ है, प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उनके लिए सेक्शन। अब इनको क्या बोला गया? इन्हें भी बोला गया कि आप क्या करें, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करवा लें। आप भी क्या करें, एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए स्पेशल। कहाँ करवाना है सर? अब इनके लिए तो नाबार्ड का कोई रोल नहीं है, वहां तो एग्रीकल्चर था इसलिए नाबार्ड था, यहाँ तो कोई रोल ही नहीं है, तो इसलिए सर नेशनलाइज बैंक बोला गया है। ठीक है, ठीक है, नेशनलाइज बैंक में सर आप क्या करवा लीजिए, एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। ठीक है, उस अकाउंट में जितना पैसा आप डालेंगे उसको हम खर्चा मान लेंगे, बट मैक्सिमम कितना होगा सर? 20% ऑफ प्रॉफिट। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जितना पैसा हमने इस फंड में डिपॉजिट किया है वो, या 20% ऑफ प्रॉफिट, जो भी कम हो उतने का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। ओके, चलिए सर यहाँ पे इस फंड का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है?
सेम वही रूल है जो 33AB में हमने पढ़ा है, सेम वही रूल है। तो सारी चीजें सेम वही है, विड्रॉल के लिए भी सेम प्रोसेस है और यूज के लिए भी सेम प्रोसेस है। तो वो सारी चीजें जो वहां पे हमने पढ़ी थी सेम वही है। ठीक है, ओके। चलिए सर आगे आ जाइए। आगे सर हमारा सेक्शन है सेक्शन 35, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है पर है नहीं। क्या है सर? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती है, क्योंकि रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें नई चीज पता नहीं चलेगी, और जब आप नई चीज पता नहीं चलेगी तो आप कैसे सरवाइव करेंगे? तो सरवाइव करने के लिए आपको चेंज करना जरूरी है, और चेंज करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। और वो नॉलेज कहाँ से आता है सर? वो साइंटिफिक रिसर्च से आता है, जो कि सेक्शन 35 में कवर होता है। अब रिसर्च करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका इन हाउस। इन हाउस का मतलब आप खुद रिसर्च करेंगे, आप अपनी लेबोरेटरी बनाएंगे, आप अपना मटेरियल लाएंगे, अपनी मशीन लाएंगे, अपने साइंटिस्ट इंजीनियर वो सब लाएंगे, और उसके हिसाब से आप अपनी रिसर्च करवाएंगे। उसको कहते हैं सर इन हाउस रिसर्च। ठीक है, अब ये रिसर्च कितने टाइम चलेगी किसी को नहीं पता, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, किसी को नहीं पता। तो इस पे दो तरीके के एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, एक रेवेन्यू नेचर के और एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे, राइट? यस सर। जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होंगे उनका ट्रीटमेंट पहले हम पढ़ लेते हैं। अब देखिए, रिसर्च चल रही है सर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना भी टाइम हो सकता है। हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक्सपेंसेस की डिडक्शन हम नहीं देते जब तक, किसी भी खर्चे की डिडक्शन हम नहीं देते जब तक उस खर्चे की वजह से हमें इनकम होना स्टार्ट ना हो जाए। अब रिसर्च हम कर रहे हैं, तो रिसर्च से भी हमें जब इनकम स्टार्ट होगी तब जाके हम क्या करेंगे, उसकी डिडक्शन देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सर इनकम कब होगी? हम इनकम कब होगी? तब जब रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोला गया कि जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, जिस साल आपकी रिसर्च कंप्लीट हो गई, उससे प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उससे बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो उस साल से आप क्या करेंगे, डिडक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब उस साल जितना उस साल में खर्चा हुआ है वो तो 100% छूट मिल जाएगी। मतलब मान लीजिए हमारी रिसर्च कंप्लीट हुई 2021 में, उससे हमारा प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया 2021 में, तो 2021 में जितना रेवेन्यू खर्चा किया होगा वो 100% छूट मिल जाएगी, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात है कि सर रिसर्च तो काफी टाइम से चल रही थी, तो जो पुराने ईयर्स हैं उनका क्या? तो उनमें से 3 साल के खर्चों को अलाउ किया गया है, पिछले 3 साल, मतलब प्रीवियस ईयर तो हो ही गया, प्रीवियस ईयर तो यही हो गया सर, उससे पहले के जो 3 साल है सर, उनकी भी अलाउबिलिटी आपको की जा रही है। पर उनके अलाउबिलिटी में आपको ध्यान रखना है कि सैलरी और मटेरियल से रिलेटेड खर्चे ही लेस होंगे, इसके अलावा कोई खर्चा लेस नहीं होगा। जब हम रेवेन्यू नेचर की बात कर रहे हैं सर, तो सैलरी और मटेरियल ही लेस होगा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं होगा। और सैलरी में भी परक्विजिट जो होते हैं एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो लेस नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाते हैं वो लेस नहीं करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमारे हो रहे हैं वो प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल के तो पूरे मिल जाएंगे, और उससे पहले के 3 साल के सर क्या मटेरियल और सैलरी के रिगार्डिंग जो भी खर्चा वो मिल जाएगा, सैलरी में परक्विजिट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे ये सर कैपिटल एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस का भी रिडक्शन आपको मिल जाएगा, पर ध्यान रहे लैंड की छूट नहीं मिलती है, क्योंकि लैंड का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो वैसे ही रहने वाली है। ठीक है, जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ उस साल का 100%, तो इसमें भी सेम कंसेप्ट वही है। और जिस साल बिजनेस कमेंस हुआ उससे पहले के 3 साल के भी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइंटिफिक रिसर्च में जो खर्चा करेंगे वो आपको अलाउ हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं सर। इन हाउस रिसर्च में जो आप रिसर्च कर रहे हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस। आउटसोर्स में आप बिना बिजनेस के रिलेटेड, मतलब नॉन रिलेटेड टू बिजनेस को भी डोनेट कर सकते हैं, पर जब आप इन हाउस रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो रिसर्च बिजनेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए, तभी वो अलाउ होगी, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगी। ठीक है, अब सर मान लीजिए कि इस साल जो इतना हैवी एक्सपेंसेस मुझे क्लेम करना है, करंट ईयर का भी और पिछले 3 साल का, और मान लीजिए मेरे पास प्रॉफिट कम पड़ जाते हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो अगर आपके पास प्रॉफिट कम पड़ जाते हैं तो आप सबसे पहले कौन सा एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे सर? हम सबसे पहले सर रेवेन्यू एक्सपेंसेस चार्ज करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस चार्ज करने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो हम कैपिटल नेचर के खर्चे चार्ज करेंगे, और अगर प्रॉफिट कम पड़ जाता है तो जितना प्रॉफिट है उतने एक्सपेंसेस तो चार्ज कर लेंगे, उतने एक्सपेंसेस तो चार्ज कर लेंगे, और रिमेनिंग अमाउंट को बोल देंगे अनअब्जॉर्ब कैपिटल
साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए, तो इसको हम बोल देंगे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इन खर्चों का होगा क्या सर? वही होगा जो सेम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का हुआ करता था, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड ये हो सकता है, अगले साल जाके इसकी छूट मिल जाएगी। ओके, चलिए सर, अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च में जो असेट काम में ली, अब रिसर्च तो कंप्लीट हो गई और इस असेट को अगर हम बेचते हैं तो क्या सिस्टम रहेगा? तो अगर आप इस असेट को बेचते हैं तो दो सिचुएशन वहां पे हो सकती है सर। एक, आप कहते हैं कि सर असेट अच्छी खासी है, हम इसको बिजनेस में काम में ले सकते हैं, तो पहले तो आप उसको बिजनेस में काम में लेने लग जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आप उस असेट को बेच डालते हैं, तब तो ट्रीटमेंट होगा यहाँ। और आप कहते हैं कि नहीं सर ये बिजनेस में काम आने लायक नहीं है, इसको तो सीधा ही बेच दो यहाँ से, तो होता है यहाँ, ठीक है। अब आपने सर क्या किया, पहले बिजनेस में काम में लिया, तो जब भी आप कोई एसेट बिजनेस में लेके जाते हैं तो उसे ब्लॉक में जोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इस एसेट को बिजनेस के ब्लॉक में जोड़ेंगे। किस वैल्यू पे जोड़ेंगे सर? नील वैल्यू पे। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था सर, डेप्रिसिएशन जब पढ़ा था कि साइंटिफिक रिसर्च में जो एसेट काम आती है उसको हम नील वैल्यू पे जोड़ते हैं। सर नील वैल्यू पे क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उसकी 100% डिडक्शन हमने ऑलरेडी ले ली होगी, ठीक है, और अगर हम उसे किसी वैल्यू पे जोड़ेंगे तो डबल डिडक्शन हो जाएगा, तो इसलिए नील वैल्यू पे उसको ब्लॉक में जोड़ा जाता है। अब जैसे ही असेट ब्लॉक में जाती है, हमें पता है सर ब्लॉक में जाने के बाद असेट की कोई पहचान नहीं है, ठीक है, वो ब्लॉक का हिस्सा हो जाती है। तो अब जब वो असेट बिकेगी तो अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस ब्लॉक की वैल्यू को कम कर दिया जाएगा, ठीक है, सिर्फ ब्लॉक की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाएगा, जितने में बिकेगी अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये तो तब बात हुई जब हम उस असेट को क्या करते हैं, बिजनेस में काम में लेके फिर बेचते हैं। अब मान लीजिए सर हम उसको डायरेक्टली बेच देते हैं, तो डायरेक्टली बेच देते हैं तो भी बुक वैल्यू निकालनी है, और बुक वैल्यू तो कितनी होगी? नील होगी, क्योंकि 100% डिडक्शन हम ले चुके हैं। तो इसका मतलब सर मेरी जो सेल प्राइस होगी वो हमेशा ही बुक वैल्यू से ज्यादा होगी, क्योंकि नील से तो ज्यादा में बेचोगे ना, माइनस में थोड़ी बेचोगे। तो आपने 1000 रुपए में भी बेचा, 5000 में बेचा, 10,000 में, जितने में भी बेचा वो बेनिफिट ही है, तो आप बोलेंगे सेल प्राइस इज ऑलवेज मोर देन बुक वैल्यू। अब आपको ये देखना है कि सेल प्राइस क्या ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब जो असेट हम बेच रहे हैं वो हमने कभी खरीदी होगी, तो जब हमने उसको खरीदा था तो जिस रेट में हमने उसको परचेज किया था, क्या सेल प्राइस अभी उससे भी ज्यादा है? ठीक है, या उससे तो ज्यादा नहीं? तो अगर उससे ज्यादा नहीं है तो जितना अमाउंट है वो बिजनेस इनकम है, ये भी डीम्ड इनकम का एक कंसेप्ट है। मतलब सर ये हुआ कि जब हम असेट को परचेज करके लाए थे तो उसके कॉस्ट की रिडक्शन हमने सेक्शन 35 में ले ली, मतलब उसको खर्चा मान लिया। अब अगर उसी असेट से मुझे कुछ वापस मिलता है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैंने जो खर्चा माना था मैं उसे इनकम मानूं, मैं उसका रिवर्सल करूं, तो इसलिए मैं उसका रिवर्सल कर रहा हूं। तो जिस हद तक रिकवरी होगी उस हद तक उसका रिवर्सल कर, ठीक है। अब मान लीजिए रिकवरी सर उससे भी ज्यादा हो गई, जितना हमने खर्चा क्लेम किया था उससे भी ज्यादा रिकवरी हो गई, ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा में बिक गई ऐसे, तो भैया जितना खर्चा क्लेम किया था उतनी इनकम मानेंगे ना हम, उससे ज्यादा तो नहीं मानेंगे। तो उतने का तो रिवर्सल कर दिया बिजनेस इनकम के रूप में, और उससे ज्यादा जो मिला, ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा जो मिला सर, वो हो गया कैपिटल गेन। अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कंसेप्ट जो हमने डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पढ़ा था कुछ वैसा ही है, उससे मिलता जुलता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। आगे बोला गया कि सर हम रिसर्च खुद नहीं कर रहे, हमने किसी आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट किया है, हमने तो उसको कह दिया कि भैया हम तुझे पे कर देंगे, तुम करो रिसर्च। तो इस केस में हमें डिडक्शन तभी मिलेगी जब, पहली बात तो हमने जिसको डोनेट किया वो क्या होना चाहिए सर? अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं आप किसी को भी दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिसर्च है वो बिजनेस से रिलेटेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कई बार लोगों का एक सवाल आ जाता है यहाँ पे कि सर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो अलाउ क्यों किया गया? इसलिए स्पेशली लिखा गया है कि सर बिजनेस से रिलेटेड नहीं भी है तो भी अलाउ हो जाएगी, क्योंकि हमारा पर्पज जो है वो रिसर्च को प्रमोट करना है, ठीक है। अब अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को अगर दिया है हमने डोनेशन, किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, तो 100% अलाउ होगा। पहले ये 150% हुआ करता था, अगर आपने पुराना पढ़ा हुआ है तो, अभी ये 100% है, राइट, ठीक है। सोशल और स्टेटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर दिया है तो भी 100% है सर। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दिया है तो भी 100% है सर, और नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी को दिया है तो भी 100% है सर। ये भी पहले 150% हुआ करता था और अभी 100% है।
इसका मतलब अब सारी चीजें 100% ही है। तो इट मीन्स जितना अमाउंट आप डोनेट करेंगे उतना ही आपका खर्चा माना जाएगा, ठीक है, और उतनी ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आगे देख लेते हैं सर, वेटेड डिडक्शन। अभी वेटेड वर्ड हट चुका है, ठीक है, क्योंकि वेटेड तब होता था जब मैं देता 1,00,000 था और मुझे जो डिडक्शन मिलती थी वो 1,00,000 से ज्यादा मिलती थी, उसको वेटेड बोलते थे। अब वेटेड तो वर्ड ही हट गया क्योंकि जब हम ज्यादा दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो सेक्शन 35(2) भी बोलता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग में या बायोटेक में लगी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक ऑफर है। क्या ऑफर है सर? ऑफर सर ये है कि वो सेक्शन 35(2) भी क्लेम कर सकते हैं। किसके लिए? इन हाउस रिसर्च के लिए। आप कहेंगे सर इन हाउस रिसर्च के लिए तो सेक्शन 35 है ना? हाँ, 35 भी है, ये भी है, ठीक है। दोनों में से आप किसी में भी एक सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, एक अमाउंट के लिए। ऐसा कोई अमाउंट जो यहाँ अलाउड नहीं हो रहा उसको वहां करवा सकते हैं। मतलब एक साथ आप दोनों सेक्शन तो क्लेम कर सकते हैं, पर एक खर्चे के लिए दोनों क्लेम नहीं कर सकते। सर ऐसा कैसे? ऐसा देखो, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आप बायोटेक्नोलॉजी में नोड एक कंपनी है ना, जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और आपने साइंटिफिक रिसर्च किया इन हाउस, राइट। अब इसमें आपने खर्चा किया सर लैंड का, बिल्डिंग का, ठीक है, और अदर खर्चे किए आपने, ठीक है। अब यहाँ पे लैंड की छूट नहीं मिलती है इस सेक्शन में, बिल्डिंग की नहीं मिलती है, इसकी मिल जाती है। तो ये जो बिल्डिंग की छूट आपको यहाँ नहीं मिली, ये आप सेक्शन 35 में जाके ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग की छूट मिलती है, वहां पे सिर्फ लैंड की छूट नहीं मिलती, राइट। ओके, तो यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, और बाकी सारे खर्चे चाहे वो रेवेन्यू है चाहे वो कैपिटल है, उनकी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। पहले यहाँ पे भी 150% हुआ करता था, तो ये सेक्शन ज्यादा बेनिफिशियल हुआ करता था, और अभी इसको भी हटा दिया गया है। जहां जहां पे 150% वर्ड काम में आता था, वहां सब जगह पे 100% वर्ड डाल दिया गया है। ओके, तो वेटेड डिडक्शन नाम की अब कोई चीज आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, राइट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? आगे आ जाएगी सर, एक्सपेंडिचर ऑन ऑब्टेनिंग राइट ऑफ टू यूज स्पेक्ट्रम, सेक्शन 35(a)(b)(a), ठीक है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सेक्शन 35(a)(b)(b), जो कि टेलीकॉम लाइसेंस की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। क्या बोला गया है कि अगर आप कोई एसएससी है और आप टेलीकॉम लाइसेंस लेना चाहते हैं या स्पेक्ट्रम लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक हैवी पेमेंट करना पड़ता है, और एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए आपको लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है जो आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो आप क्या करेंगे? इसकी डिडक्शन उतने टाइम में देंगे जितने टाइम आप इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ओवर द लाइफ, जो लाइसेंस की लाइफ है, उसके दौरान आप क्या करेंगे? इसको अमोर्टाइज करेंगे, इसको पूरे को अमोर्टाइज करेंगे। अब यहाँ पे सर एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी होती है कि जो डिडक्शन हमें मिलती है वो पेमेंट बेसिस पे मिलती है। अच्छा सर, पेमेंट बेसिस क्यों बोला गया यहाँ पे? वो इसलिए बोला गया कि कई बार जब आप लाइसेंस लेते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम ले लेते हैं। गवर्नमेंट को कह देते हैं कि सर कुछ पैसा मैं अभी दे देता हूँ, कुछ पैसा मैं थोड़े दिन के बाद दे देता हूँ। तो बोला गया कि जब आपने पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है, पेमेंट जब आप बाद में करोगे तो अमोर्टाइजेशन भी बाद में कर लेना, अभी करने की क्या जरूरत है? ओके, तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे इसकी छूट मिल जाएगी जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर दो सिचुएशन हो सकती है, हमने पढ़ा था। एक कि हमने लाइसेंस पहले ले लिया और हमने बिजनेस बाद में स्टार्ट किया। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास लाइफ जो बची वो पूरी नहीं बची, कुछ कम बची, तो हम रिमेनिंग लाइफ में उसको क्या करते थे? अमोर्टाइज करते थे। और दूसरी बात, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया उसके साथ साथ ही अगर हमने खर्चा किया है तो हम पूरी लाइफ के अंदर उसको अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, डिडक्शन कब मिलेगी? ये एक पॉइंट और सुन लो। डिडक्शन कब मिलेगी सर? जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना तो ही मिलती है, क्योंकि किसी भी खर्चे की छूट तब तक नहीं मिलती जब तक, ओके, तो जिस साल, क्योंकि किसी भी खर्चे की छूट हम तब तक नहीं देते जब तक उससे इनकम होना स्टार्ट ना हो जाए। तो जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा इनकम नहीं होगी, तो इसलिए जिस साल बिजनेस स्टार्ट होगा वहां से हम छूट देना स्टार्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि सर हमने जब एक्सपेंसेस पे किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि पेमेंट बेस्ड डिडक्शन मिलती है,
ठीक है, तो पेमेंट बाद में किया तो जब पेमेंट करेंगे तब से मिलेगी, समझ गए। बिजनेस स्टार्ट हो गया, आप एलिजिबल हो गए डिडक्शन देने के लिए, पर अभी तक आपने पेमेंट ही नहीं किया तो डिडक्शन वैसे नहीं मिलेगी। तो इसलिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, बिजनेस का स्टार्ट होना भी जरूरी है और खर्चों का पेमेंट होना भी जरूरी है, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं सर। आगे बोला गया सर कितनी डिडक्शन मिलेगी, तो उसके लिए बोला जितना खर्चा हुआ और जितनी लाइफ है इक्वल डिडक्शन हर साल हम दे देंगे। ओके, अब सवाल आया कि सर अगर मान लीजिए हम इस एसेट को बेच रहे हैं, अगर हम इस लाइसेंस को बेचते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप इस लाइसेंस को बेचते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक पूरा लाइसेंस बेच दो और एक पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेच दो, ठीक है। अगर हम पूरा लाइसेंस बेच देते हैं तो हमें या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि लाइसेंस तो खत्म हो चुका है। बट अगर हम पार्ट ऑफ लाइसेंस बेचते हैं तो इन दैट केस हमारे पास लाइसेंस भी बचेगा, ठीक है। तो उस केस में हमें फायदा भी हो सकता है या फिर रिमेनिंग लाइसेंस भी बचेगा, तो उसकी कॉस्ट हो सकती है। कैसे सर, सुनिए, जब आप इस लाइसेंस को बेचेंगे चाहे फुल्ली या चाहे पार्टली, उस टाइम पे भी आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बुक वैल्यू पता करेंगे। इसकी बुक वैल्यू पता करने के बाद अगर आपने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा है तो सबसे पहले इसका सुन लीजिए क्या ट्रीटमेंट होगा सर। पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचने पे सर हम ये बोलेंगे कि कितना परसेंट लाइसेंस बेचा डजंट मैटर, ठीक है। पार्ट ऑफ द लाइसेंस का मतलब 10% बेचा, 50% बेचा, 80% बेचा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो आप ये याद रखिए, ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर सेल प्राइस हमारी पार्ट ऑफ द लाइसेंस की सेल प्राइस जो है वो कम है बुक वैल्यू से, तो क्या होगा सर, कुछ बुक वैल्यू बच जाएगी, जैसे हमने ब्लॉक के अंदर पढ़ा था, ठीक है, कि सर हमारे पास लाइसेंस है, कुछ हिस्सा हमने बेच दिया, तो जितनी हमें वसूली होगी वो तो हमने कॉस्ट कम कर दी, पर अभी भी हमारी बुक वैल्यू बच रही है। तो बुक वैल्यू भी बच रही है और लाइसेंस भी बच रहा है, तो क्या दिक्कत है, रिमेनिंग लाइफ में अमोर्टाइज कर दो, अमोर्टाइज ओवर रिमेनिंग लाइफ, आसान है ना। तो मान लीजिए 5 साल का लाइसेंस भी बचा है आपके पास में, और ओके तो लाइसेंस भी बचा है हमारे पास और बुक वैल्यू भी बची है, तो ठीक है, रिमेनिंग लाइफ में अमोर्टाइज कर दो। अगर मान लीजिए हमें बुक वैल्यू से ज्यादा रियलाइजेशन हो जाता है, तो लाइसेंस भी बचा है ना अभी भी, तो उस लाइसेंस की कॉस्ट तो हो जाएगी सर, उस लाइसेंस की कॉस्ट तो हो जाएगी नील, ठीक है। और अब हमें जो लाइसेंस की बुक वैल्यू से ऊपर मिला है वो हमारा हो जाएगा फायदा, और उस फायदे का ट्रीटमेंट हम कुछ ऐसे करेंगे कि अगर हमने लाइसेंस जो बेचा वो ओरिजिनल कॉस्ट से कम है, मतलब बुक वैल्यू से तो ज्यादा है पर ओरिजिनल कॉस्ट से कम पे बिका है, तो बिजनेस इनकम। और अगर ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज्यादा पे बिका है तो सर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर वाला कैपिटल गेन और ओरिजिनल कॉस्ट तक का बिजनेस इनकम। मतलब वही कंसेप्ट जो अभी हम साइंटिफिक रिसर्च वाले में पढ़ के आए हैं, जितना खर्चा हमने अभी तक चार्ज किया है इस रिगार्डिंग, उतना अगर फायदा होता है, उतना अगर फायदा होता है तो बिजनेस इनकम, ठीक है। उससे ज्यादा फायदा होता है तो सर कैपिटल गेन, ठीक है। तो अगर हमने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा, दोबारा सुन लीजिए, अगर हमने पार्ट ऑफ द लाइसेंस बेचा तो हर हालत में लाइसेंस तो हमारे पास बचेगा ही बचेगा। अब अगर बुक वैल्यू भी बच जाती है तो उसे रिमेनिंग लाइफ में अमोर्टाइज कर दो, और अगर बुक वैल्यू से ज्यादा रिकवरी हो जाती है तो ओरिजिनल कॉस्ट तक जितनी रिकवरी है वो तो है सर बिजनेस इनकम, और उससे ज्यादा जो रिकवरी है वो कैपिटल गेन में आ जाएगी। ओके, चलिए और ज्यादा डिटेल में मैं आपको रेगुलर क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे देख लेते हैं, अगर हमने पूरा लाइसेंस बेच दिया तो क्या होगा। पूरा लाइसेंस अगर अपन ने बेचा है तो भी हम देखेंगे सेल प्राइस बुक वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर सेल प्राइस बुक वैल्यू से कम है तो बेसिकली हमें लॉस हो गया और हम उसको P&L से चार्ज कर देंगे, राइट। और अगर हमने सेल प्राइस जो हमारी है पूरे लाइसेंस की वो बुक वैल्यू से ज्यादा है तो भी ये वाला सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये निशान लगा दिया है कि सेम यही ट्रीटमेंट होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा है तो कैपिटल गेन, और ओरिजिनल कॉस्ट तक जितना भी फायदा होता है वो बिजनेस इनकम। ओके, ठीक है। ऐसे जितने भी कंसेप्ट है ना, वो चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के केस में डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च में काम आई हुई एसेट को बेचना हो, और चाहे वो टेलीकॉम लाइसेंस को बेचना हो, हर जगह पे आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि जितना हमने आज तक खर्चा क्लेम किया है वहां तक अगर हमें फायदा होगा उस एसेट को बेचने से तो उसे तो हम बिजनेस इनकम में लेके जाएंगे, और उससे ज्यादा अगर बेनिफिट होगा तो कैपिटल गेन में लेके जाएंगे। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं सर। सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करते हैं, जिसके अंदर 14 बिजनेस को स्पेसिफाइड किया गया है। ये है वो 14 बिजनेस, जिसमें कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग, हॉस्पिटल, अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, स्लम रीडेवलपमेंट हो गया, है ना, और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गई। तो इस तरीके से ये सारे खर्चे यहाँ पे कवर होते हैं सर। होटल हो गया, इनलैंड कंटेनर डिपो। तो इस तरीके से 14 बिजनेस को यहाँ पे स्पेसिफाइड किया गया है। अगर आप इनमें से कोई बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो आप एक नया सेटअप लगाइए, न्यू सेटअप लगाइए। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? इसमें बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जितना भी आप एक्सपेंसेस करेंगे, रेवेन्यू और कैपिटल, उसकी 100% डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जनरली क्या होता है, जो कैपिटल एक्सपेंसेस हम करते हैं उसकी पूरी डिडक्शन नहीं मिलती हमें, उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है। बट अगर आप ये वाला सेक्शन यूज करते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, 3 चीजों की इसमें छूट नहीं मिलती है, जिसमें लैंड है, गुडविल है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंसेस की 100% डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ कंडीशंस भी है इस सेक्शन को लेने के लिए। पहली बात, आपका सेटअप नया होना चाहिए, आपका पुराना सेटअप नहीं होना चाहिए जिसको आपने रिकंस्ट्रक्ट किया हो या स्प्लिट किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बिजनेस में जो आप प्लांट एंड मशीनरी यूज करेंगे वो सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, वो नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। हालांकि अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई मशीन इंपोर्ट की है जो इंडिया के बाहर यूज आई हुई है तो उसको आप इसमें काम ले सकते हैं अप टू 20% ऑफ टोटल मशीनरी। ओके, चलिए। अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस 10,000 से ज्यादा का किया है और वो भी कैश में किया है, अगर आपने 10,000 से ज्यादा का कोई एक्सपेंसेस कैश में किया है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ये कॉमन रूल हर जगह पे लगेगा, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं सर। सेक्शन 35CCC। सेक्शन 35CCC क्या कह रहा है? सेक्शन 35CCC कह रहा है कि अगर आप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा खर्च करते हैं, अगर आप रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में पैसा खर्च करते हैं तो उसकी 100% डिडक्शन आपको मिल जाती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं सेक्शन 35CCC। ये कहता है सर अगर आपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च किया है तो उसकी भी 100% डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपको याद होगा तो सर यहाँ पे पहले 150% हुआ करता था, ठीक है, पर वो कितना हो गया है अब? 100% हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे अगर आपने कोई डिडक्शन कोई पेमेंट किया है तो वेटेड डिडक्शन ना मिलके अब नॉर्मल डिडक्शन मिलेगी और जितना पेमेंट किया है उतना 100% अलाउ हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। फिर आए सर स्किल डेवलपमेंट के लिए CCD। अगर आपने स्किल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च किया है तो उसमें भी आपको वेटेड डिडक्शन मिलती थी सर पहले 150% की, और वो अब 100% हो गई है। ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मिलती है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों सेक्शन आप ध्यान रखेंगे। इसमें से 2 सेक्शन में अमेंडमेंट है इस बार, तो इसलिए इनको विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनमें 150% मिला करता था जिसकी जगह 100% हो गया है। तो बेसिकली BNP के चैप्टर में जहां जहां पे आपने 150% पढ़ा था वहां सब जगह पे 100% हो चुका है। ओके, चलिए आज इतना ही कर पाएंगे अपन। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपकी मदद करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।